और चलिए अब खबर नीट को लेकर। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पिछले करीब 20 दिन से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि नीट परीक्षा में जुड़े बड़े पैमाने पर धांधली के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। पिछले 3 हफ्तों में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो एनटीए के डीजी को हटाना हो या फिर धांधली मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। लेकिन परीक्षा रद्द करने को लेकर सरकार का रुख अभी तक नकारात्मक है। इस बीच लगातार अपडेट्स आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के मद्देनजर। नीट पेपर लीक से जुड़े हुए कई खबरें सामने आ रही हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई जल्दी सभी आरोपियों से पूछताछ भी करेगी। आरोपियों को एक एक कर रिमांड में लिया जाएगा। जब्त पेपर और फोन के फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि उन्हें भेज दिया गया है फॉरेंसिक जांच के लिए। सीबीआई थोड़ी देर पहले पटना के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के दफ्तर भी पहुंची हुई थी। कुल मिलाकर अभी तक बिहार और गुजरात पुलिस ने जिनको भी गिरफ्तार किया है उससे एक एक कर पूछताछ होगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट का अध्ययन करके सीबीआई फिर आगे की कार्रवाई करेगी। इससे पहले कि हम आपको कुछ और खुलासे बताएं, इन्वेस्टिगेशन को लेकर आज के अपडेट दें, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अभी तक हुई जांच में पता क्या चला है, यानी अभी तक का अपडेट क्या है इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से। संगठित तरीके से आप नीट पेपर लीक में जो जांच आगे बढ़ी है उनके अपडेट्स आप सबसे पहले जानिए। संगठित तरीके से प्लान को अंजाम दिया गया, ये पहली बात तो साफ हो गई, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस दिखता है। बिहार, गुजरात, झारखंड, ये एक बड़ा नेक्सस दिख रहा है। एग्जाम से 48 घंटे पहले पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ, इसके बाद इस पेपर को बाकायदा सॉल्व भी कराया गया। कैंडिडेट्स को एग्जाम से पहले पेपर दिए गए। जिसने पैसा दिया उन अभ्यर्थी को पेपर मिले, सॉल्व पेपर मिले। कम पैसे देने वालों को ऐसा नहीं था कि अगर आपके पास पैसा कम है तो आपको पेपर बिल्कुल नहीं मिलेगा, फिर आपको आधे क्वेश्चन हो सकता है मिले। यानी जितना पैसा देंगे उन पैसों के हिसाब से क्वेश्चन और उनके जवाब मिल रहे थे। अभ्यर्थियों को पेपर का लिमिटेड एक्सेस दिया गया, यानी जिसने पूरा पैसा दिया उसको पूरा पेपर मिला सॉल्व करके, जिसने आधा पैसा दिया उसको आधा पेपर मिला सॉल्व करके, यानी पैसों के हिसाब से। तो किस तरीके से पूरा ये संगठन काम कर रहा था वो आपने समझा है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। हजारीबाग कुरियर दफ्तर पहुंच गई है नवभारत की टीम। सवालों से बचते दिखाई दिए कुरियर ऑफिस के कर्मचारी। रांची से इसी कुरियर ऑफिस पहुंचे हुए थे क्वेश्चन पेपर, और वहां से सेंटर पर उन्हें जाना था। लेकिन जब वहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे और लगातार अलग अलग हिस्सों में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं ताकि इस पूरे धांधली से जुड़ी हर एक सच्चाई आपके सामने रखा जा सके। जिन पेपर को हजारीबाग एसबीआई बैंक लेकर जाना था उसे कुरियर ऑफिस लाकर रख दिया गया। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। कुरियर ऑफिस में नीट का पेपर, आप सोचिए। नीट पेपर लीक मामले में बहुत सारे लोग सवालों के घेरे में हैं, बहुत सारी एजेंसियां सवालों के घेरे में हैं, एनटीए भी सवालों के घेरे में है। लेकिन इसके साथ साथ एक और एजेंसी, एक और माध्यम सवालों के घेरे में है जिसने क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अहम रोल अदा किया था। हम बात कर रहे हैं इस कुरियर कंपनी की। ब्लू डार्ट का ये कुरियर कंपनी है। बताया जा रहा है कि जिस दिन क्वेश्चन पेपर आया था, यानी कि 3 मई को बताया जा रहा है, जब बैंक में क्वेश्चन पेपर पहुंचा था तो रांची के बैंक से यहां तक जो क्वेश्चन पेपर आया था वो ब्लू डार्ट के थ्रू ही आया था, और उसके बाद ब्लू डार्ट के जरिए ही यहां से क्वेश्चन पेपर जो है वो बाहर निकलकर और यहां के लोकल एसबीआई बैंक में पहुंचा था। देखिए यहां भी आपको कुरियर के सामान नजर आएंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से जो बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर्स को भी बिल्कुल इसी तरीके से रखा गया था नीचे जमीन पे, और यहां से बाई ई रिक्शा, आप सोचिए ई रिक्शा के जरिए यहां से इसी कंपनी के कर्मचारियों ने उस क्वेश्चन पेपर को बैंक तक पहुंचाया था। यहाँ देखिए आपको नजर आएगा बहुत सारे कुरियर के सामान हैं। कुछ बताएंगे क्या हुआ था 4 मई को, 3 मई को? हमको पता नहीं सर, हम वर्कर हैं, काम करते हैं, मेरा काम डिलीवरी करवाना। लंच करने के लिए मैनेजर लोग आएंगे तो बताएंगे। कभी कोई जांच वाली आई हो आपसे पूछताछ या कंपनी से पूछताछ? नहीं, हमको पता नहीं सर। अब पेपर लीक का पूरा खेल क्या है, कैसे एक एक स्टेप पर शक पैदा हो रहा है, रांची से हजारीबाग के रूट में क्या कुछ हुआ, पूरा खेल आपको समझा देते हैं। पेपर लीक का पूरा खेल आपके सामने है। रांची से हजारीबाग जाने वाली वैन में जीपीएस नहीं लगा था। आप सोचिए इतनी बड़ी परीक्षा, और जिस वैन में पेपर जाना होता है उसमें जीपीएस लगा होता है ताकि ट्रैक किया जा सके कि सही रूट पर है कि नहीं है, कहीं गाड़ी असामान्य तो नहीं रुक रही है, कोई असामान्य बिहेवियर तो नहीं है। लेकिन जीपीएस ही नहीं लगा था। वैन के अंदर क्वेश्चन पेपर थे, वैन कहां रुकी कोई नहीं जानता।
जीपीएस लगा होता तो ये जानकारी मिलती कि वैन कहां कहां रुकी, तय जगहों पर रुकी, नहीं रुकी, क्या हुआ, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। वैन में कोई अधिकारी भी मौजूद नहीं था। बिना ऑब्जर्वर के वैन हजारीबाग पहुंची, यानी कोई बिना माई बाप के वैन में क्वेश्चन पेपर रखा और भेज दिया। वैन को एसबीआई हजारीबाग ब्रांच में रुकना था, जो अब से थोड़ी देर पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन एसबीआई की ब्रांच में जाने की बजाय ये वैन जाकर रुकती है कुरियर कंपनी में, ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी में जाकर रुकती है उसके ऑफिस में। ब्लू डार्ट कंपनी से बैंक सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। ऐसा भी नहीं था कि बहुत दूरी थी, आसानी से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके एसबीआई ब्रांच पहुंच सकती थी वैन। ड्राइवर ने ही बैंक जाने से मना कर दिया। ई रिक्शा का इस्तेमाल किया गया, तब जाकर एसबीआई बैंक तक पेपर लेकर जाया गया ई रिक्शा से, यानी उस कुरियर कंपनी के जहां पर खड़ी थी दफ्तर में ये वैन, वहां से क्वेश्चन पेपर निकाला गया। क्वेश्चन पेपर को ई रिक्शा में रखा और ई रिक्शा में रखकर ले जाया गया एसबीआई बैंक। बैंक से लेकर स्कूल तक क्वेश्चन पेपर बंद गाड़ी में लाया गया, सिटी कोऑर्डिनेटर की निगरानी में ऑब्जर्वर के साथ। तो ये तय है कि स्कूल से पेपर लीक नहीं हुआ। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जांच में भी अभी तक यही आया है। तो सवाल तो है कि पेपर फिर लीक कहां से हुआ। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। साकेत हमारे साथ जुड़े हैं और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आता हूं। जिस रूट पर आप जहां पहुंचे हुए थे कुरियर कंपनी के दफ्तर, वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एसबीआई ब्रांच है। वैन ड्राइवर ने कैसे मना कर दिया? वैन को अकेले जाने क्यों दिया गया, यह अपने आप में गंभीर सवाल है। किसके कहने पर वो कुरियर कंपनी के दफ्तर पर जाकर रुक गया? और क्या जो रिपोर्ट आपकी हमने दिखाई है उसमें वहां के कर्मचारी से आपने बात की, वो जवाब नहीं दे पाए, तो क्या बाद में जब मैनेजर खाकर आए, लंच करके आए, तो उसके बाद आपकी बातचीत हुई, क्या जवाब मिला? देखिए राकेश, मैनेजर अभी भी खा रहे हैं, कल से खा रहे हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। आज जब हम पहुंचे हैं ब्लू डार्ट कंपनी पे ऑफिस पे, कुरियर ऑफिस पे, तो इन्होंने हमें देखकर शटर गिरा दिया, ताला बंद कर दिया और ये चले गए हैं। मैनेजर कल से लंच पे गए हुए हैं, मैनेजर साहब अभी तक नहीं आए हैं, हमसे कोई बातचीत नहीं की है। जब हम इनके पास पहुंचे थे बात करने के लिए, तो मैनेजर ने कहा आपको जो कहना है कह लीजिए, हमें कुछ नहीं पता है। अब आप समझिए जरा इस पूरे वाक्य को कि आखिर किस तरीके से ये कुरियर कंपनी और ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी इस पूरे ईओयू के रडार पे है और अब सीबीआई के रडार पे आने वाली है। होता यूं है कि रांची के बैंक से हजारीबाग के बैंक के लिए जब क्वेश्चन पेपर की गाड़ी निकलती है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ी में, उस नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर होता है। एनटीए के मापदंडों को अगर आप मानेंगे, तो जब भी कोई इस तरीके से सेंसिटिव क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड और ऑब्जर्वर और सिक्योरिटी ऑफिसर का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा वो बंद गाड़ी होनी चाहिए, पूरे तरीके से लॉक होना चाहिए और कहीं भी उसको 2 मिनट से ज्यादा रुकने की इजाजत नहीं है। अब वो गाड़ी कहां रुकी, वो ट्रक कहां रुकी, वो वैन कहां रुकी, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। दूसरा होता है पॉइंट टू पॉइंट स्टॉपेज, यानी कि रांची के बैंक से चलने तक और यहां हजारीबाग के बैंक तक पहुंचने तक उसको कहीं भी बीच में ऐसे जगह पर सामान को नहीं उतारना है, या पेपर्स जो सेंसिटिव आ रहे हैं उसको नहीं उतारना होता है। इस केस में बिल्कुल उल्टा होता है। आप समझिए, रांची के बैंक से वो गाड़ी चलती है क्वेश्चन पेपर को लेकर और इस ब्लू डार्ट के ऑफिस में आकर यहां पर उस क्वेश्चन पेपर के पूरे बॉक्से को नीचे उतार देती है, इसी कुरियर कंपनी के अंदर उतार देती है। यहां से इसी रास्ते से आगे महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही एसबीआई का हजारीबाग का यहां पर ब्रांच है, जहां पर इस क्वेश्चन पेपर को जाना था। तो सवाल यह है कि आखिर जब तय मानक ये है कि बैंक से मैं अभिषेक आपके पास आता हूं। साकेत, हम भी जब कुरियर करते हैं हैंडल विद केयर, किसी अगर सामान पर लिख दें तो उससे भी बड़ी सहूलियत से कुरियर वाला लेकर जाता है। उतनी सहूलियत तो एनटीए के पेपर को ले जाने में नहीं दिखाई गई, क्योंकि ना तो जीपीएस आपने लगाया, ना तो एनटीए का कोई अधिकारी था। बक्सा सामने रख के चला जाता है, जैसे पेपर नहीं हुआ, पता नहीं रद्दी का बक्सा हो गया वो। देखिए बिल्कुल राकेश, जितनी उसमें सतर्कता बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई और इसीलिए सवाल उठ रहा है। पूरे जो एनटीए का जो पूरा रोड मैप बना हुआ था, किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे सेंटर तक पहुंचेगा, ये तमाम ऐसे सवाल थे जो कि अभी भी बने हुए हैं कि आखिर इसी जगह पे गड़बड़ी हुई। क्योंकि जो बात अभिषेक भी बता रहे हैं कि जो बॉक्स 9 नंबर, जो हमें जानकारी है 9 नंबर का जो बॉक्स है, वो उस कुरियर कंपनी से उसी स्कूल में जाना था
था जहां पर क्वेश्चन लीक होने की संभावना है, वहीं का जो पेपर नंबर है, जो क्वेश्चन नंबर, वो यहां पर पटना में जब जला हुआ क्वेश्चन मिला तो उसके ऊपर वही नंबर अंकित था। तो ये तमाम ऐसे तार है जिसको जोड़ने की कोशिश जो है वो ईओयू और सीबीआई दोनों अब कर रही है, क्योंकि मैं अभी ईओयू और सीबीआई के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर दोनों अधिकारी, दोनों, चाहे वो ईओयू के हो या सीबीआई के हो, लगातार यहां पर मीटिंग चल रही है। और आज जो 2-3 अपडेट हुआ वो भी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ईओयू के अधिकारियों के साथ सीबीआई की यहां पर मीटिंग हुई, उसके बाद सीबीआई की टीम जो यहां पर जो सेफ सेंटर बनाया गया था, जहां पर जो ठीक है साकेत, आपको रोकता हूं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए। इस बीच नीट पेपर लीक में गड़बड़ी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक का दावा है कि एग्जाम से पहले प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। वैसे प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात तो दिखाई भी दे रही है कि वैन रवाना कर दिया, ना तो कोई एनटीए का अधिकारी, ना तो जीपीएस लगा है, जहां मन किया रुके जा रही है वैन। एहसानुल वैन ड्राइवर के साथ ऑब्जर्वर नहीं थे, ये एहसानुल साहब ने ये बात कही है, जो कि प्रिंसिपल है ओएसिस स्कूल के। जिस वैन में पेपर आए उसमें केवल ड्राइवर था। तो आप देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। प्रोटोकॉल परीक्षा सही तरीके से हो सके, कहीं से कोई लीकेज ना रह जाए, इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस है, बाकायदा रूल्स हैं, लेकिन उन रूल्स को फॉलो करने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। इस बार जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ था रांची से हजारीबाग के बीच में, ये बताया जा रहा है कि जिस वैन में ये क्वेश्चन पेपर आए थे उसमें एक ही ड्राइवर था, कोई मतलब सिक्योरिटी इंचार्ज नहीं था, कोई ऑफिसर नहीं था, और वो बाकी ट्रांसपोर्टेशन की तरह आया था। अच्छा, इस बार जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ था रांची से हजारीबाग के बीच में, ये बताया जा रहा है कि जिस वैन में ये क्वेश्चन पेपर आए थे उसमें एक ही ड्राइवर था, कोई मतलब सिक्योरिटी इंचार्ज नहीं था, कोई ऑफिसर नहीं था, और वो बाकी ट्रांसपोर्टेशन की तरह आया था। जी, जब ईओयू के ऑफिशियल्स के साथ मैं भी गया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस, जब इंक्वायरी चल रही थी तो हमारे यहाँ इंक्वायरी उन्होंने किया और सारे सेंटर्स की इंक्वायरी किया, उसके बाद बैंक पे इंक्वायरी किया और फिर कुरियर सर्विसेज के ऑफिस पे भी इंक्वायरी किया। तो जब वहाँ इंक्वायरी कर रहे थे, मैं भी वहाँ खड़ा था और लोकल थाना प्रभारी भी वहाँ पे खड़े थे। अब उन लोगों से इंक्वायरी किया तो कर्मचारियों ने बताया कि एक नेटवर्क की गाड़ी से रांची से यहाँ हजारीबाग तक वो ट्रंक्स आई थी और वहाँ पे सिर्फ ड्राइवर था। उन लोगों ने पूछा कि कितने लोग थे, तो उन्होंने कर्मचारियों ने बताया कि सिर्फ एक ड्राइवर था। तो यहाँ पे एसओयू का उल्लंघन दिखता है। और अब चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। हजारीबाग से आई हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये। जिस बैंक में पेपर रखे हुए थे वहां से रिपोर्ट सामने आ गई है। ई रिक्शा से बैंक में क्वेश्चन पेपर लाए गए थे और इसकी जानकारी हमने अब से थोड़ी देर पहले भी आपको दी कि वैन कैसे जाकर रुकती है कुरियर ऑफिस। वहां से ई रिक्शा में बक्से को रखा जाता है जिसमें पेपर रखा हुआ था और उसके बाद वो बैंक लेकर जाया जाता है। सवाल यही है कि आखिर क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट बैंक में क्यों नहीं आए? 1.5 किलोमीटर पहले ही कुरियर ऑफिस पर वैन को क्यों रोक दिया गया? इस रिपोर्ट को देखिए। नीट पेपर मामले की जांच चल रही है। ईओयू से अब केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है, लेकिन इस पूरे मामले में कई सारी अनियमितताएं बरतने का आरोप लग रहा है। दरअसल हजारीबाग में जब पेपर पहुंचा था, क्वेश्चन पेपर रांची से, तो उसको आना था बैंक में सीधे, लेकिन वो बैंक में नहीं पहुंचता है। वो पहुंचता है ब्लू डार्ट के एक ऑफिस में और ब्लू डार्ट के ऑफिस से वो इसी बैंक तक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हजारीबाग तक वो पहुंचता है ई रिक्शा में। तो आप समझिए किस तरीके से जो पेपर्स हैं उनको बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी आप ऑफिसर के निगरानी के भेजा गया यहाँ पर, और इसकी जिम्मेदारी साफ तौर पर एनटीए पे होती है कि पेपर्स की सुरक्षा जो है उसको अच्छी की जाए और बख्तरबंद गाड़ी में जो पेपर है उसको लाया जाए ताकि किसी भी तरीके से कोई पेपर के साथ टेम्परिंग ना हो सके। बंद गाड़ी होनी चाहिए और गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ यूं कि जब पेपर यहाँ पर पहुंचे तो बैंक में नहीं पहुंचे, रांची बैंक से निकल के वो पहुंचे ब्लू डार्ट के ऑफिस में और उसके बाद फिर यहाँ पहुंचे। लेकिन होना यूं चाहिए कि इस तरीके की गाड़ियों में जो पेपर हैं उनको लाना होता है। जो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, बंद गाड़ियाँ होती हैं, जिनको किसी भी तरीके से कोई टैंपर नहीं कर सकता, कैमरे लगे होते हैं, ऐसी गाड़ियों में लाना होता है। लेकिन इस बार जो पेपर लाया गया वो लाया गया ई रिक्शा पे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और अब नीट एग्जाम को लेकर एक बड़ा खुलासा। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक ने भी बयान दिया है कि इस बार बॉक्स के डिजिटल लॉकर में अलार्म नहीं बजा। तय समय पर रिमाइंडर अलार्म नहीं बजा था। अलार्म नहीं बजने पर आरी से बॉक्स को काटा गया। एहसानुल हक साहब का ये बड़ा दावा
और इससे पहले इन्होंने इनकी एक और बाइट हमने आपको सुनवाई थी कि कैसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। और अब एक और उन्होंने बड़ी जानकारी दी है कि अलार्म ही नहीं बजा, जबकि अलार्म बजना चाहिए था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल का एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा कि बॉक्स को आरी से काटना पड़ा क्योंकि तय समय पर अलार्म उसका बजा नहीं, रिमाइंडर अलार्म। लॉक आपने बताया था लगा हुआ था, डिजिटल लॉक क्या होता है और जब उस दिन 5 तारीख को एग्जाम था उस दिन क्या होता है डिजिटल लॉक के साथ? जी एक्चुअली सर, जब लॉक्स जो होते हैं ट्रंक्स के अंदर में उसमें डिजिटल लॉक लगा रहता है। जैसे लास्ट ईयर जब नीट के एग्ज़ाम हुआ था उस समय डिजिटल लॉक ठीक 1:15 में वो बीप करना शुरू किया। जब बीप करना शुरू किया तो वो इशारा था कि वो टाइम हो गया है लॉक खुलने का, फिर लॉक अपने आप खुल गया। इस बार ऐसा हुआ कि डिजिटल लॉक बीप किया ही नहीं, ना अपने आप खुला। 1:15 में सारे सेंटर्स में लोग वेट कर रहे थे, नहीं खुला। ऑलमोस्ट लोगों ने कहा कि हम 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट वेट कर लेते हैं, शायद कुछ देर में खुले, नहीं खुला। तब एनटीए को इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई कि डिजिटल लॉक ना बीप किया ना खुला। और फिर एनटीए ने जैसा हमने उनको गाइड किया कि बगल में जो हमने कटर दिया है, जो हेक्सा ब्लेड का कटर होता है, आप उससे इसे काट लें। ठीक है, उसे काट करके फिर एग्ज़ाम कराया गया। तो कब आपने कितने बजे काटा सर इसको? ऑलमोस्ट 1:25 से 1:30 के बीच में।